नमस्कार। अगर आप यूएस ईरान डील के ड्रामे को समझना चाहते हैं, इसके पीछे क्या सब प्लॉट चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, क्या ये डील टिकेगी या नहीं टिकेगी, उसको समझना है तो हमारे साथ रुकिए 5 मिनट, मैं आपको समझाता हूं। हम सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। 6 महीने में डील होनी है, बीच में बातचीत होनी है। 60 दिनों की एक नेगोशिएशन विंडो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। बीच में नेगोशिएट करने के लिए कतार भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन 26 से 28 जून के बीच में हॉर्मुज में फिर से ड्रामा शुरू हो गया। ईरान ने सिंगापुर के एक फ्लैगशिप को उसको स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद यूएस ने ईरान में स्ट्राइक किया, ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। दोनों देशों के बीच फिर से ड्रोन और मिसाइल का युद्ध शुरू हो गया, यानी फायरिंग एक्शन शुरू हो गई। फिर से सबको लगा कि भाई ये एक तरफ डील की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये फिर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, होगा क्या? तो आपको इसको समझना है। तो फिलहाल ये हुआ है कि दोनों देशों ने कहा कि भाई लेट्स स्टैंड डाउन फॉर नाउ, यानी फिलहाल फायरिंग रोकते हैं और फिर से बातचीत शुरू करते हैं। तो होने ये वाला है कि अगले 1-2 दिनों में, आने वाले दिनों में दोहा में फिर से टेक्निकल टॉक्स, बातचीत शुरू हो सकती है कि आने वाले डील का स्ट्रक्चर क्या हो। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के फ्रेम में समझना है तो आपको 2 इलेक्शंस को ध्यान में रखना। ये इलेक्शंस क्या है और ये इलेक्शंस ही इस पीस डील के भविष्य को तय करेंगे। ये पीस डील होगी या नहीं होगी, इसके पीछे भी ना तो ईरान इसको तय करेगा, ना ही यूएस करेगा, ट्रंप, ना इजराइल करेगा। ये 2 इलेक्शन इसको तय करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गंभीर चोट होती है, उसके ऊपर एक बैंडेज लगा दी जाए। फिलहाल ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये उसी टेम्परेरी बैंडेज की तरह। इलेक्शंस क्या है? इलेक्शन है, पहले यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। 3 नवंबर को मेजर मिड टर्म इलेक्शन होगा। पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उनका ये इलेक्शन है। यानी एक तरीके से इस इलेक्शन रिजल्ट में तय करेगा कि आने वाले 2 साल, जो बाकी बचे 2 साल होंगे, वो ट्रंप के किस तरीके से होंगे। क्योंकि हर एक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो पूरी तरह से, अगर वो उसमें हार जाता है, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत में आ जाते हैं, तो पूरी तरह से आने वाले 2 साल ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलें भरे होने वाले हैं। जाहिर है रिपब्लिकन्स के लिए जरूरी है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस मिड टर्म में अपनी जो बढ़त है, जो उनकी बहुमत है, वो उसको बनाए रखें। तो पॉलिटिशियंस के सामने वोटर्स का एक मूड है और बहुत सारी नाकामियां ट्रंप की भी हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। तो ट्रंप ने ईरान वॉर छेड़ा, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उससे ध्यान इधर करने के लिए। अब ईरान का वॉर भी काबू में नहीं आया, तो डील पे बात शुरू हो गई। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि ट्रंप को एक डील चाहिए, डील लेकिन पूरी तरह से वो नहीं चाहिए जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, एमओयू में जिसकी घोषणा हुई, उससे लिमिटेड वर्जन में चाहिए। यानी कुछ इश्यूज हैं, बस उस पे इनको विन दिखाना है। और वो लिमिटेड वर्जन डील क्या है, उसमें वो लिमिटेड स्कोप क्या है? स्कोप है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो, ऐसा लगे कि ऑयल प्राइसेस जो है अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है और वो हॉर्मुज भी उसके कंट्रोल में नहीं है। यानी हॉर्मुज पर हेजेमनी यूएस की बनी है। यूएस की जो ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं है, यूएस की जो इकोनॉमी हो उसको बूस्ट मिले, वोटर्स खुश हो, इसको कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उसको हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहिए। और दूसरा है कि ईरान जो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन करता है, जो प्रोलिफरेशन करता है, ये अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, उस पर वो हमेशा के लिए पाबंदी लगा। बस ये 2 चीज चाहिए ट्रंप, और इसके बदले में ट्रंप कुछ और देने को तैयार नहीं है। ट्रंप इसलिए बार बार इसको कहते हैं कि कैरेट एंड स्टिक, एक तरफ कैरेट दिखाना, दूसरी तरफ स्टिक से वार करना। तो ट्रंप ये डील चाहते जरूर है, लेकिन जो एमओयू हुआ है, इस एमओयू में ट्रंप अब तक पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ट्रंप नहीं चाहते कि एमओयू जो साइन हुआ है उसमें जो शर्तें रखी गई हैं, डील उसके आधार पर हो।
कम से कम इलेक्शन, जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, यानी 3 नवंबर से पहले कहीं भी ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि एमओयू में जो शर्तें हैं और आने वाली जो डील है वो इन्हीं एमओयू की शर्तों पर होने वाली है। लिहाजा मैंने कहा कि लिमिटेड डील चाहिए। वो जो लिमिटेड स्कोप है ट्रंप को उतना ही चाहिए। हॉर्मुज पर कंट्रोल और ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, इसकी गारंटी। और यह दिखाकर ट्रंप ये क्लेम कर सके कि ओबामा और बाइडेन जो नहीं कर पाए वो ट्रंप ने कर दिखाया। आप जानते हैं कि ओबामा का बार बार ट्रंप नाम लेता है, तो ये जो है ना, इसी को वो कह सकते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो नैरेटिव होता है ना कि स्ट्रेंथ के जरिए पीस आती है, इसको ट्रंप बार बार दिखा सके। और अमेरिका वॉर भी नहीं चाहता, तो लिहाजा किसी तरह ये जो 2 शर्तें ये ईरान मानने को तैयार हो जाए और एक तरह से ट्रंप की फुल फ्लेज्ड विन, ना तो वॉर होगा और जो अपनी 2 शर्तें वो भी मनाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होगा, ईरान उनकी शर्तें नहीं मानेगा, तो बीच बीच पर उस पर दबाव डालने के लिए इस तरह के हमले लगातार होते रहेंगे, जो कि एमओयू की शर्त में नहीं है। यानी इस डील का फ्राइजाइल होना, क्राइसिस में होना आने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले तय है। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ट्रंप ने अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ईरान के सामने घुटने टेक दिए, चाहे जो उसमें 300-350 बिलियन डॉलर जो ईरान को देने हैं, वो भी ध्यान में रखिए। अगर वो ये अलग अलग देशों के जरिए या फिर यूएस खुद ईरान को वो इतना पैसा देता है, तो ये बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि बाइडेन और ओबामा भी उन सब भी इतना नहीं कर पाए थे। उन्होंने $6 बिलियन इस तरह की रकम जरूर दी थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम जिसका वायदा यूएस ने किया है कि डील पर बातचीत होती रहे और बीच में कैरेट और स्टिक का इस्तेमाल होता रहे। तो एक बूस्ट चाहिए रिपब्लिकन्स को, ट्रंप को, क्योंकि आने वाले 2 साल उनके लिए बेहतर। तो इसलिए ये जो फ्रजाइल बनी हुई है, जो क्राइसिस बना हुआ है, ये इस मिड टर्म इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी जगह पर, किसी भी बातचीत के दौरान ऐसा ऑप्टिक्स सामने आए बातचीत में कि हॉर्मुज और न्यूक्लियर पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये जो हमला अभी पिछले 2-3 दिन में हुआ है, ये ऐसे हमले और होने के लिए आप तैयार रहिए। ये तो हुआ एक इलेक्शन। दूसरा इलेक्शन है इजराइल का इलेक्शन। इजराइल में जनरल इलेक्शन होने हैं पीएम के। नेतन्याहू वहां के पीएम है। फिलहाल इजराइल की जितनी भी बड़ी पार्टी है जो पीएम बनने की रेस में है, चाहे वो जितने भी नेता है, जितनी बड़ी पार्टी है जो सरकार बना सकती है, वो एक भी पार्टी ये नहीं चाहती कि ईरान के सामने किसी भी तरह से बातचीत भी शुरू हो। वो चाहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध जारी रहे। वो चाहते हैं कि जो इजराइल लेबनान पर जो लगातार हमले कर रहा है और लेबनान के पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाता जा रहा है, वो सारी पार्टियां वो यही चाहती हैं। चाहे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी हो, बेनेट और लेपिड जो बड़े दूसरे विपक्ष में जो बैठने वाले नेता हैं, जो पीएम भी रहे पहले, ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस ने ये डील और ये मेमोरेंडम साइन किया है, ये इजराइल के हित में नहीं है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने भी खुल के कह दिया है कि हम इस डील को उस तरीके से नहीं मानते। नेतन्याहू से लेकर सभी लोग। इसके अलावा एक यशर पार्टी है याडी एसेनकोट की, वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि किसी, चाहे वो ईरान के मसले पर और चाहे लेबनान के मसले पर, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तीनों ही बड़ी पार्टियां जो सत्ता में आने की संभावना रखती हैं, वहां पर कुछ अरब्स पार्टी है, कुछ लेफ्ट पार्टीज हैं, लेकिन वो सत्ता से दूर ही रहेंगी। वो जरूर चाहती है कि नेगोशिएशन, लेकिन जो मेजर पार्टी है वो इसी बात पर चुनाव लड़ रही है कि हम आएंगे तो ईरान को हथियार, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। हम आएंगे तो लेबनान से पूरी तरह से हिजबुल्लाह का सफाया करेंगे और हिजबुल्लाह और जो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं लेबनान में, उनका पूरी तरह से सफाया करके रहेंगे। यानी जो इजराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं, वो इलेक्शन हालांकि अक्टूबर में होने वाले हैं, लेकिन जो नेसेट है, उनकी जो सांसद है, जो उनकी पार्लियामेंट है नेसेट में, उसमें पहले से ही सरकार जो है वो एक तरीके से गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में जो सरकार की जो पार्टी है वो पहले से ही अपना समर्थन वापस ले रही है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि ये इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं।
तो ये मानिए कि समय बहुत कम है। आने वाले किसी भी, जब तक ये नेगोशिएशन ईरान और यूएस के बीच में चलेगा, इजराइल कतई किसी भी हद तक नहीं चाहेगा कि एक पीस डील की तरफ ये बात बढ़े, क्योंकि अगर ये बात बढ़ेगी और एक परमानेंट डील की तरफ ये बात बढ़ती है तो इजराइल की किसी भी पार्टी के लिए और इजराइल के अपने लिए ये फायदेमंद नहीं है। इजराइल पूरी कोशिश करेगा, सारी पार्टियां यही चाहती हैं कि ये डील ना हो, और इजराइल ये चाहेगा तो यूएस कभी ये डील कर भी नहीं पाएगा। कि ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, खासतौर पर ट्रंप के राज में तो कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे कई वजह है। एक वजह जो है वो ये है कि इजरायली ज्यूज जो लॉबी है वो बहुत पावरफुल है यूएस की पॉलिटिक्स में, और मिड टर्म में अगर रिपब्लिकन्स को इनका फायदा चाहिए तो उनको इनकी बात माननी पड़ेगी। और बात माननी तो सिर्फ नहीं पड़ेगी, बल्कि चाहे वो उनको भी एक तरीके से टाइम बाय करना पड़ेगा। तो यूएस चाह के भी इस डील को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, यानी एक तरह से मिलिट्री प्रेशर बना के रखेगा। और ये स्थिति है तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास भी कोई चारा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो डील पर जो बातचीत, टेक्निकल टॉक्स जो चल रही है, ये समय को एक तरह से टाइम बाय करने का एक तरीका है। और इजराइल धीरे धीरे यूएस पर दोबारा प्रेशर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। एक स्ट्रांग लॉबी जबरदस्त काम कर रही है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो, चाहे यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स में। अब सिचुएशन बनती है, इसके पीछे एक जो बड़ा कारण है जिसपे अभी बातचीत नहीं है। क्यों इजराइल कभी भी, और सिर्फ इजराइल ने, जो दुनिया भर में जो क्रिश्चियन लॉबीज, जो पावरफुल लॉबीज, जो अलग अलग सरकारों को प्रभावित करती, यूरोप में, यूएस में, वो एक कारण से नहीं चाहेंगे कि ईरान और लेबनान, उसके बीच, यूएस और ईरान के बीच और लेबनान और इजराइल के बीच कोई शांति समझौता। वो डीप रीजन है, हिस्टोरिकल, बिब्लिकल रीजन, और वो है ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल क्या है? आप जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे देश हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, कतार है। ये लोग इजराइल को अभी भी स्वीकार नहीं करते, वो नहीं मानते कि इजराइल नाम का कोई देश है। लेकिन 3 शब्द हैं, एरेट्स इजराइल हैसलमा। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ज्यूइश स्टेट का। हिब्रू में, यानी अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में, कहा जाता है कि गॉड ने, ईश्वर ने ज्यूइश स्टेट को एक लैंड प्रॉमिस की थी, और उस लैंड की जो टेरिटरी है वही ग्रेटर इजराइल है। और इसके लिए ज्यूज में एरेट्स इजराइल हैसलमा एक कॉन्सेप्ट है, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। और जेनेसिस 15:18 में इसका जिक्र है। बाइबल में अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि गॉड ने अब्राहम के और उसके डिसेंडेंट्स को एक लैंड प्रॉमिस की। इसका जो दायरा था वो रिवर ऑफ नाइल, यानी इजिप्ट में जो नील नदी है, वो यूफ्रेटिस, दूसरी नदी, यानी नील नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी के बीच का जो एरिया है वो प्रॉमिस्ड लैंड, और यही ग्रेटर इजराइल है। यूफ्रेटिस क्या है? यूफ्रेटिस आर्मेनिया से निकलती है, टर्की होते हुए इराक आती है, इराक से आकर इजराइल के जो एरिया है टिग्रिस, वहां तक वो आती है। यानी उससे, यूफ्रेटिस से लेकर नील के बीच का जो एरिया है, तो फिलहाल जो करंट ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, उसमें इराक का हिस्सा भी है, उसमें आसपास के कई देशों, उसमें टर्की का हिस्सा भी, उसमें लेबनान तो है ही, उसमें मिस्र का, इजिप्ट का हिस्सा भी। एवेलेंजिकल जो क्रिश्चियन है वो ये मानते हैं कि जो भाई लिखा है वो होगा। मॉडर्न इजराइल तो अभी बहुत छोटा है, उसके लिए जरूरी है कि जो वेस्ट बैंक है, यानी जो फिलिस्तीन का एरिया है, गाजा है, जॉर्डन के पार्ट भी हैं, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया के भी हिस्से भी इसमें आते हैं। इनको अगर वो जो प्रॉमिस लैंड है उसको वापस लाना है तो उसके लिए धीरे धीरे तैयारियां अभी करनी होंगी, और तैयारी करने के लिए जरूरी है कि भाई इस तरह की जो ताकतें हैं, खासतौर पर इजराइल, जो इजराइल के अस्तित्व को ये खत्म करना चाहता है, हिजबुल्लाह ले लीजिए, हुतीज ले लीजिए, इराक में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऐसे खड़े कर रखे हैं ईरान ने कि वो इजराइल को खत्म करना चाहता है। उसको एक अलग हेजेमनी, इस्लामिक उम्मा का वो उसको दादा बनना है। तो ये एक जो
एक विरोधी, एक ऐसा हिस्टोरिकल ये कहे कि इसके पीछे जो रिलीजियस रीजन है वो बहुत ताकतवर है, जिसपे अब तक कोई बात नहीं। ईरान, चूंकि उसे वहां पर फलस्तीन जिस तरीके से पहले भी कई बार इसराइल पे कब्जा को जीता गया है, ईरान भी वही करना चाहता है और उसके ठीक उलट इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। तो इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बहुत जो ये हसीन ख्वाब है इसराइल, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो पावरफुल क्रिश्चियन लॉबीज हैं, खासतौर पर इवेंजेलिकल जो ग्रुप है, जो मानते हैं कि बाइबल में लिखी हर एक बात वो सच होगी, वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो कहते हैं कि जरूरी है कि ये जूइश स्टेट वापस से बने। हर एक हिस्सा जो ग्रेटर इसराइल का है वो जूइश स्टेट के अंडर आना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि इजराइल लैंड जो बिब्लिकल प्रोफेसी है, जब तक कि वो फुलफिल नहीं हो, जीसस की जो दोबारा उनको आना है, सेकंड कमिंग जो है, वो तब तक पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि जब तक कि पूरा ग्रेटर इजराइल जूइश स्टेट नहीं बनेगा, जो बिब्लिकल प्रोफेसी है वो पूरी नहीं होगी, तब तक जीसस की सेकंड कमिंग, उनका दूसरा जो अवतार है, वो तब तक नहीं होगा। इसलिए प्रॉमिस्ड जो बिब्लिकल लैंड है उस पर कंट्रोल जरूरी है, कंट्रोल इजराइल कर सकता है। लिहाजा ये जो गॉड्स विल है इसको पूरा करना, इसके पीछे जो ताकतें हैं वो किस तरीके से लगी हुई हैं आपको समझना चाहिए। और आप जानते हैं कि इवेंजेलिकल लॉबी जो है वो रिपब्लिकन्स पर किस तरीके से उनका अधिकार है और किस तरीके से पावरफुल है। यूरोप हो, चाहे वो दुनिया के तमाम देशों में जो सबसे पावरफुल लॉबी, उनमें से ये क्रिश्चियन लॉबी। और आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से जितने भी क्रिश्चियन की हॉली साइट्स वो इजराइल में है, क्या वो चाहेंगे कि वो किसी ईरान या लेबनान या किसी कट्टरपंथी इस्लामिक ताकत के हमले के अंदर आ जाए? बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं कि अगर उनको भी सुरक्षित रखना, तो चाहे जितने भी बाकी जो क्रिश्चियन ग्रुप है वो भी चाहते हैं कि वो जूइश स्टेट के अंदर ही रहे, ताकि उनकी जो हॉली साइट्स हैं, चाहे वो नजरत में हो, चाहे वो जेरूशलम में हो, वो तभी इंटैक्ट रह सकती है, तभी सुरक्षित रह सकती है। ये इसके पीछे एक रिलीजियस, हिस्टोरिकल, एक सोशल रीजन है कि कभी भी ईरान के अस्तित्व को बड़ा बनने नहीं देना। शुरुआत ईरान से होनी है, ये बात आगे पाकिस्तान तक भी पहुंचे, क्योंकि ईरान तो अभी न्यूक्लियर जो हथियार है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास तो पहले से है। तो ये रीजन है, पहले फिलहाल फौरी रीजन जो बताया है, करंट रीजन आने वाले 2-4 महीने में, वो तो 2 इलेक्शन है। और अगर आपको लंबा एक परिदृश्य देखना है तो उसके पीछे ग्रेटर इजराइल एक वजह है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके हमें बताइए। नमस्कार।